बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 मार्च है, पीर का दिन है, और वो कहावत है ना कि जो भोगे वही काटोगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। गुज़श्ता रोज मैंने अपने व्लॉग में आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि इजराइल की जानिब से जो जंग बंदी का पहला फेज खत्म होने के बाद दूसरे फेज में जाने से इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद जंग बंदी खत्म हो गई है। और फिर जंग बंदी खत्म होने के बाद इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर गजा के अंदर तमाम तर इमदादी सामान जो है वो जाने से इन्हें रोक दिया गया है। अब कॉरिडोर के ऊपर ट्रक्स की लाइंस लगी हुई हैं, जिसमें खाना, अद्वियात, पानी, ये वो तमाम अशिया हैं जो कि गजा के लोगों की बेसिक नीड्स हैं, उनको रोक दिया गया है। और अब इसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि साथ ही साथ वहां पर हमला भी कर दिया गया। और पहले हमले के अंदर वहां एक शख्स जो है वो जान की बाजी हार गया, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। और फिर जब ये सिनेरियो चला है तो उसके बाद जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से जो इनके कैदी हैं, इजरायली कैदी, उनके जख्मी कैदियों की तस्वीर जो है, वीडियो जो है वो जारी की गई और कहा गया कि अगर ये कुछ किया गया तो फिर इनका जिंदा बचना नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद अब इजराइल में पहले से एहतजाज चल रहे थे। जो इस वक्त फलस्तीनी कैद के अंदर है, हमास की कैद के अंदर इजरायली कैदी हैं, उनके लवाहिकीन जो है वो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन अब वो एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वहां पर रोड्स के ऊपर जो है वो दंगे फसाद, और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नेतन्याहू की रिहाइश गाह है उसके ऊपर अवामी चढ़ाव जो है वो दिखाई दिया, और अवाम जो है वहां पर उसके घर तक पहुंच गई है। और यूं कह लें कि वहां रुकावटें तोड़ने की कोशिशें की गई, उनके तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, जिसमें वहां पर जो पुलिस थी और अवाम जो थी उसमें हाथापाई भी हुई। और यूं कह लें कि अवाम एक ही जो है वो नारा लगा रही है कि जंगबंदी करो और मुस्तकिल जंगबंदी के साथ जो हमारे जो कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसी को तैसा। अब जाहिर है कि एक सब्र का इम्तिहान है, और वो जिनके लोग, जिनके प्यारे इस वक्त कैद के अंदर हैं, उनको मालूम है कि एक जान जो है वो अगर चली गई तो वो तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन यहां पर पहले जिस तरह से इनके जो वो जरा है, बाकायदा तौर पर मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने एक खबर रखी थी, मैंने आपको बताया था कि जो इजरायली वजीर है उसकी जानिब से कहा गया कि इन चंद कैदियों के बदले में हमें अपना बहुत बड़ा जो विजन है, हमारा जो मकसद है, उसको जो है वो आग में नहीं झोंकना चाहिए। इनकी अगर कुर्बानी देना होती है तो दे दें, लेकिन अपना मकसद जो है वो हासिल किया जाए, और गजा के ऊपर अपना तसल्लुत, फलस्तीन के ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो होना चाहिए। लेकिन यहां पर कहानी उल्टी गले पड़ गई है। वहां पर एक खाना जंगी का माहौल, सड़कों के ऊपर जो है वो जलाओ घराव जो है वो, इस तरह की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो यूरोप है, यूरोप ने घुटने टेक दिए हैं। अब 2 दिन पहले की खबर है कि ज़ेलेंस्की, जिसकी बहुत जलालत तस्लील हुई थी व्हाइट हाउस में, और उसको वहां से निकाल दिया गया था, यहां तक कि उनको खाना तक नहीं पूछा गया था, वो भूखे यूके पहुंचे थे। लेकिन दूसरी जानिब जब कल क्योंकि मीटिंग हुई स्टॉर्मर की, यूके के वज़ीर आज़म की और प्रेसिडेंट की, ये जो ज़ेलेंस्की है, लेकिन अब ये मामला जो है वो, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के अंदर ठन चुकी थी, पहले वो टैरिफ का मामला, फिर ज़ेलेंस्की के मामले के ऊपर कि वो ये जंग बंद करवाना चाहता था, यूरोप ये जंग बंद नहीं करवाना चाहता। जब ये तमाम तर मामला हुआ है तो अब ट्रंप की जानिब से जब नाटो और अक़वाम मुत्तहिदा से स्टेप बैक करने का फैसला हुआ तो उसके बाद यूरोप ने घुटने टेक दिए और ट्रंप से माफी मांगने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तरफ जो है वो जो फलस्तीन के अंदर मामला चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, और इजराइल के अंदर जो है वो विद इन इजराइल जो अवाम है वो आपस से बाहर है। लेकिन यहां जो इजरायली फौजी माहिर है इतान कोहन, उसने इजरायली अखबार हायोम के लिए एक मजमून लिखा, उसको लुब्बे लुबाब मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, उसने कहा कि इजराइल को हर कीमत पर तुर्की को एक फाल दुश्मन बनने से रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुर्की के हवाले से वो खौफजदा भी हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इजरायली हुकाम को याद दिलाता हूं कि तुर्की ईरान नहीं है, और ये ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ ईरान जैसा सलूक किया जाए और वो जंगों और तनाज़ात में पड़ जाए। तुर्कों ने अफ्रीका, एशिया, कफकाज और मशरिक वुस्ता में अपने तमाम मुकाबले जीत लिए हैं। मेरी तजवीज़ है कि इजरायली हुकाम अनकरा के साथ सियासी ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करें, और ये बेसिकली एक पूरी की पूरी साजिश है।
क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से टर्किया की जानिब से वहाँ पर जो इजरायली सपोर्ट जिनको हासिल है, कुर्द हैं, एसडीएफ और दीगर ये जो द्रूज कम्युनिटी है, उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट मुहैया की जा रही थी। वहाँ पर असलहा डिपो को फ़िज़ाई हमले के अंदर टर्किया ने तबाह किया और सबको मालूम है कि वो उनकी इजराइल की बैक के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो कह रहे हैं क्योंकि अगर टर्किया के साथ दोस्ती हो जाती है तो फिर जो मर्जी करें आगे एक्सपेंशन करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ज़राए अबलाग ने बताया कि दमिश्क के मज़ाफ़ात में वाक़ शहर जरामना के अंदर शाम की अबूरी हुकूमत के सरबराह अल जुलानी की सरबराही में मुसल्लह द्रूज ग्रुपों और फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पों की इत्तला दी गई है। और हफ्ते के रोज़ सवेदा के अंदर द्रूज मलेशिया ने दमिश्क के मज़ाफ़ात में जारामाना पर हमला करके जुलानी हुकूमत के मातहत फोर्सेस के इलाके पर जो है वो कंट्रोल कर लिया था, छीन लिया था। और इसी वक्त द्रूज मिलिट्री काउंसिल ने जुलानी फोर्सेस से लड़ने के लिए शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फौज भेजने के लिए अपनी तैयारी का भी ऐलान किया था। और फिर उसके बाद इसराइल ने उसकी सपोर्ट का भी ऐलान कर दिया और कहा कि हम हर हद तक उनके साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट देंगे और उनकी जानिब से फिजाई हमले भी किए गए। ये सब क्या आपके सामने है। अब इसी वजह से वो टर्किया को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल हो जाए और यहाँ पर हम अपना तसल्लुत जो है वो बहाल कर सकें और उसको बरकरार रख सकें। क्योंकि अगर टर्किया भी मैदान में उतर आता है, जिस तरह से टर्किया भी अपना हक जमाता है शाम के ऊपर, तो वहां पे जाहिर है कि आपस में जो जुलानी हुकूमत है वो बड़ी क्लोज है टर्किया के, तो वहां पर मामला जो है वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इजरायली फौज को हुक्म दिया गया है कि वो गजा की पट्टी के इर्द गिर्द तमाम चौकियों और दीगर अहम मकामात के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले और इजराइल 4 लाख जो रिजर्विस्ट हैं उनको बुलाने का इरादा रखता है और फौज 20 अप्रैल के बाद गजा की पट्टी में दोबारा जंग शुरू करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस वक्त जो इजरायली व्हीकल्स हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सदर गजा और फिर रफा के अंदर जो है वो फायरिंग जो है की जा रही है। लेकिन इजरायली पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पें शुरू हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने कैदियों के तबादले मुआहदे को मुकम्मल करने का मुतालबा करते हुए अब जो इस वक्त कह लें कि बैतुल मुकद्दस है, वहां पर गजा स्ट्रीट के अंदर जो नेतन्याहू की रिहाइशगाह के दाखिली रास्ते के ऊपर हिफाजती रुकावटें जो थी उनको भी तोड़ने की कोशिशें की गई और नेतन्याहू के घर के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की गई। वहां पर यूं कह लें कि अवाम और पुलिस जो है वो आमने सामने थी, हाथापाई हो रही है, हर तरफ एहतजाज है कि हमारे लोगों को वापस लाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो नेतन्याहू है उसकी जानिब से जंग बंदी का पहला फेज मुकम्मल होने के बाद उसने कहा कि दूसरा फेज जो है वो नहीं होगा और दूसरा फेज जाहिर है उसने कहा कि पहले फेज के अंदर 50 दिन की तोसी कर दी जाए और तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालबा किया गया। लेकिन अब इसके ऊपर जो हमास है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा जो पहला हमारा फेज था और जो हमने जिस तरह से एक प्लानिंग तरतीब दी थी और बाकायदा तौर पर उसके ऊपर दस्तखत हुए थे, अब उसी को आगे प्रोसीड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इससे दोबारा मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि मुज़ाकराती दौर जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अगर वो पहला फेज मुकम्मल होने के बाद सेकंड फेज में नहीं जाते तो आप पहले फेज की एक्सटेंशन की बात करते हैं कि उसी के अंदर एक्सटेंशन दे दी जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि स्टीव विटकॉफ का फार्मूला कहा जा रहा है इसे कि ये विटकॉफ फार्मूला है जो कि 50 दिन की तोसी के साथ इसराइल मानने के लिए तैयार है, हमास मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इसी के बाद जो है वो परमानेंट जंगबंदी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो उनका प्लान है उसको लेकर इसराइल का प्लान बाकायदा गजा के ऊपर अपना तसल्लुत है और बाकायदा नेतन्याहू की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गैर मुतज़लज़ल हिमायत है, जिसमें $4 अरब का जो असलहा अभी तक पहुंचाया जा चुका है, $12 अरब का जो असलहा उसकी मंजूरी दी जा चुकी है और फिर ये इतनी बड़ी हिमायत है कि हम अपने मकासद को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो की शक्ल में जो पैगाम जारी किया था वो एक ऐसा पैगाम है जिसने उसके ऊपर मोहर तस्दीक सबत कर दी कि वो जो चाह रहे हैं वही बेसिकली हमारी एक प्लानिंग का हिस्सा है और हम उनके साथ हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो इस वक्त हमास के सीनियर रहनुमा है महमूद मरदावी, उन्होंने कहा कि हम पहले मरहले की तोसी को कबूल नहीं करेंगे और मुआहदे को इसके तमाम मराहल में नाफिज करने पर इसरार करेंगे जैसा कि इसके ऊपर दस्तखत किए गए थे और इजराइल सिर्फ कैदियों के तबादले के मुआहदे के जरिए अपने असीरों को वापस लेगा। नेतन्याहू हम का इस वक्त वो वहम का शिकार है कि अगर वो समझते हैं कि वो फाका कशी की जंग के जरिए अपना प्लान मुकम्मल कर लेंगे तो जो वो मैदान जंग में पूरा नहीं कर सके तो वो दोबारा मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं और फिर सालिसों को इसराइल को मजबूर करना चाहिए कि वो मुआहदे की शराइत के ऊपर दस्तखत के मुताबिक अमल दरामद करें।
اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جو انصار اللہ حوثی ہیں ان کے سینئر رہنما نصر الدین عامر نے شہاب ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو اس وقت اسرائیل ہے وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ غزہ پر دوبارہ جارحیت کا مطلب یمنی فوجی کارروائیوں کی مکمل بحالی ہے، جس میں جو تل ابیب ہے اور تمام علاقے اسرائیل کے ایک بار پھر سے یمن کے حملوں کی زد میں آئیں گے، اور پھر ہمارے رہنما سید عبد المالک الحوثی جو ہے اس کی طرف سے لائیو ٹیلی ویژن پر پہلے ہی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں اور یمنی مسلح افواج تیاری کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر ہے، اور ای سلیکشن کی شکل جو ہے وہ اسی کی سلیکشن کی شکل بتانا باقاعدہ طور پر جو بہت ضروری ہے، اور اگر یہ ایسکیلیشن ہو جاتی ہے کم از کم یافا کے اندر اور یعنی تل ابیب کے اندر تو وہ ہمارے نشانے پہ ہوگا۔ ہماری حمایت غزہ پر کسی بھی اسرائیلی جارحیت سے منسلک ہے، قطع نظر اس کے کہ امریکی پشت پناہی کے پیمانے کچھ بھی ہوں، لیکن دوسری جانب مصر کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی گئی اور بھرپور طریقے سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا گیا۔ قطر کی جانب سے کہا گیا کہ یہ انسانی امداد کے داخلے کو روکنے کی فیصلے کی شدید مذمت کرتا ہے، اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے، اور نہ صرف یہ بلکہ پھر جو اردن ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر فلسطین کی حمایت میں عالمی برادری کو متحرک کرنے کے لیے سفارتی محاذ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہاں یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، اب یہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر ایک یوں کہہ لیں کہ سپورٹ، جو کہ اگر فوجی سپورٹ بھی دینا پڑے تو ان کو دینا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، ابو عبیدہ کی جانب سے عرب رہنماؤں کو 28 اکتوبر 2023 کو اپنے بیان میں کہا گیا تھا کہ کیا آپ اتنے کمزور اور بے بس ہو گئے ہیں کہ آپ امدادی اور انسانی امداد کی گاڑیاں اپنی خالص عرب اور اسلامی سرزمین کے ایک حصے میں منتقل نہیں کر سکتے؟ تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے، وہ ابھی تک عرب جو ممالک ہیں وہ نہیں دے سکے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ وہ امریکہ عالمی قیادت کا بوجھ اٹھائے، اور بااثر اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ امریکی صدر اپنے اصولوں کے مطابق ورلڈ آرڈر بنا رہے ہیں۔ وہ دور جب امریکہ نے پورے خطوں کی حفاظت کے لیے سینکڑوں بلین ڈالر خرچ کیے تھے، وہ دور ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ کو اب قومی مفادات کی ایک تنگ تعریف کی طرف جانا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یورپی رہنماؤں نے زیلنسکی کو دوبارہ سے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، مطلب گزشتہ روز تو ایک وہ جپیاں شپیاں ڈالی جا رہی تھیں اور پھر فیصلہ ہو رہا تھا کہ وہ بلینز ڈالر جو ہے وہ اس جنگ کے اندر دیں گے، روس کی جنگ کو لے کر، لیکن اب باقاعدہ طور پر یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک گیم تھی، وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور جو یورپی رہنماؤں نے زیلنسکی کو اتنی تذلیل کے باوجود اس کو کہا کہ ہم سے بھیک مانگنے کی بجائے ٹرمپ سے مذاکرات کریں، اور برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے تلخ تنازع کے بعد وائٹ ہاؤس واپس جانے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر جاؤ اور جا کر معافی مانگو اور سارے معاملات کرو۔ اب نیٹو کے سیکریٹری جنرل میک روٹے نے بھی زیلنسکی سے کہا کہ انہیں ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے اقوام متحدہ سے پیچھے ہٹنے کا، پھر جو نیٹو ہے اس سے دستبردار ہونے کا، پھر نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو WHO ہے، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے سٹیپ بیک ہونے کا، رول بیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر ایلون مسک نے کہا کہ زیلنسکی نے یوکرین میں امن کا انتخاب نہیں کیا بلکہ انسانی جانوں کا ضیاع غیر انسانی اور ظالمانہ ہے، جبکہ ایلون مسک نے ایکس پر کئی پوسٹوں کو دوبارہ شیئر کیا جس میں ولادیمیر زیلنسکی نے اس کے اوپر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس پر جنگ ختم کرنے کی رضامندی کا جو ہے وہ الزام بھی لگایا تھا۔ اور اب جو UK، فرانس اور یوکرین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، AP نے رپورٹ کیا کہ UK، فرانس اینڈ یوکرین اگری ٹو ورک آن سیزفائر پلان فار رشیاز وار ان یوکرین، مطلب جو رشیا وار ہے یوکرین ہے اس کے لیے سیز فائر کا پلان جو ہے وہ UK کی اور فرانس کی جانب سے، یوکرین کی جانب سے اس کے اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس پریشر جو ہے وہ جو شو تھا وہ کام کر گیا ہے، اور برطانیہ، فرانس اور یوکرین نے جنگ بندی کا منصوبہ تیار کرنے اور اسے امریکہ کے سامنے پیش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی زیلنسکی پر کڑی تنقید کے بعد یوکرین کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوئے۔ برطانوی وزیراعظم سٹارمر نے ایک ثالث کے طور پر پائیدار امن کے لیے 3 اہم عناصر تجویز کیے ہیں، اور طاقت کی پوزیشن سے مذاکرات کے لیے یوکرین کو مسلح کرنا، یورپی سلامتی کی ضمانتیں، روس کی جانب سے معاہدوں کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے امریکی حمایت، اور جو 13 یورپی ممالک کے رہنما ہیں زیلنسکی کی حمایت کے لیے لندن میں جمع ہوئے، جنگ بندی کی حمایت کے لیے ایک یورپی فوجی فورس کے بنانے کے منصوبے پر بھی عمل درآمد کی بات کی گئی۔ اور ٹرمپ کی کرملن کے ساتھ جو براہ راست بات چیت اور زیلنسکی کو
नाशुक्रा करार देने ने यूक्रेन के साथ अमेरिकी वाबस्तगी के बारे में खदशात को जन्म दिया, लेकिन स्टारमर ने 2027 तक बरतानिया के फौजी अखराजात को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का वादा किया है। और चेक रिपब्लिक के वज़ीर-ए-आज़म ने भी यूरोपीय ममालिक के दफाई अखराजात को जीडीपी के कम अज़ कम 3% तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश की, जबकि मैक्रून ने ज़्यादा खुद मुख्तार, मुत्तहिद और आज़ाद यूरोप पर जोर दिया है। तो ये जनाब वाला ये वही मुतालबात थे जो ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि 2.5% अपना जीडीपी का हिस्सा जो है वो नेटो फोर्सेस के लिए होना चाहिए। तो अब वो उस तरफ जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और फिर कुछ जो है वो आज़ाद अपनी फोर्सेस बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये इस वक्त के कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।